तरह से होते हैं ये डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तफसील के साथ। ब्लड के थ्रू हमारे वजूद के अंदर गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं। हमको ऑलरेडी पता है कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन सारे वजूद के टिश्यूज में, सेल्स में तकसीम हो जाता है, उसी सेल्स से, उसी टिश्यूज से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर लंग्स तक आ जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस एक्सहेल कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये होता किस तरह से है, ये डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। देखो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू रेड ब्लड सेल्स। 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन वजूद के अंदर रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होती है। जो बाकी 3% रह गया, 3%, वो 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है डिसॉल्व स्टेट में। अच्छा, 3% प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व स्टेट में, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा के अंदर बहुत कम है, इसलिए बहुत कम मिकदार में प्लाज्मा के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सिर्फ 3%। बाकी का 97% रेड ब्लड सेल के थ्रू होता है, ठीक। अब रेड ब्लड सेल के अंदर जो ट्रक मौजूद है, जो ऑक्सीजन को लोड करके रगों में घूमकर हर सेल तक पहुंचाते हैं, तकसीम करते हैं, उस ट्रक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ग्लोबिन के नाम से। ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन जब मिल जाते हैं तो उनसे ये हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेने का काम करता है, एज एन ऑक्सीजन कैरियर इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन पकड़ कर ले जा सकता है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर यही चीज होती है, हीमोग्लोबिन। और इस रेड ब्लड सेल का कलर भी रेड जो होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर है आयरन और आयरन का रंग है सुर्ख, तो ये सुर्ख रंग हीमोग्लोबिन का है और इस हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल का भी रंग सुर्ख हो जाता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरिंग का काम करता है, ये ही ऑक्सीजन लेने वाला है एक जगह से दूसरी जगह तक। लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन जाना, मतलब ब्लड जो लंग्स के एल्यूलाई से ऑक्सीजन उठाता है, तो ब्लड के ये हीमोग्लोबिन लंग से ये ऑक्सीजन उठाते हैं। फिर सारा खून जो वजूद में दौड़ता है, हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक खून ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ये खून का यही हीमोग्लोबिन करता है। अब देखो, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ ले। एक हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी इतनी है कि ये 4 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा सकता है। अब एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन को बिंड करना, ये काम होता है एक एंजाइम का जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। देखो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, ये हुआ हीमोग्लोबिन, ये हुए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हुआ वो एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जिसके थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बिंड हो जाता है और बन जाता है हीमोग्लोबिन अलॉन्ग विद द 4 ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जा सकता है, ठीक है। ये हमने नंबर के हिसाब से बोला। अब थोड़ी क्वांटिटी ग्राम और ml के हिसाब से लिख लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितना जमा हो सकता है, ब्लड खून कितने ऑक्सीजन को कितने मिकदार में ले जा सकता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख लूंगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। खून का ऑक्सीजन लेने की सलाहियत, खून के अंदर कितनी सलाहियत मौजूद है, कितने मिकदार में ये ऑक्सीजन को ले सकता है, जमा कर सकता है, वजूद के अंदर दौड़ा सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कहते हैं और ये है 100 ml अगर ब्लड हो, यहां मैं लिख लूंगा, देखो ब्लड, ये हुआ ब्लड, ये हुआ ऑक्सीजन, ठीक है।
अगर ब्लड 100 ml हो तो इसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 20 ml तक ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, कलेक्ट कर सकता है और वजूद के अंदर दौड़ा सकता है। अब क्यों 100 ml के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 20 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है? क्योंकि 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम का हीमोग्लोबिन, ठीक है। और 1 ग्राम का हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम का हीमोग्लोबिन, इसके अंदर इतनी सलाहियत होती है 1 ग्राम के हीमोग्लोबिन के अंदर कि ये 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ले जा सकता है, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर हम ले लें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ले जा सकता है। तो 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी? तो 1 को हम 1.34 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके साथ जवाब आ जाएगा 20 ml। तो 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड ले जा सकता है। 100 ml ब्लड की कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 20 ml, 20 ml। अब ये इसकी कैपेसिटी है, लेकिन ब्लड हकीकत में 20 ml, फिक्स 20 ml ऑक्सीजन नहीं लेता। अब इसमें एक और भी बात आ गई, ऑक्सीजन की ब्लड के साथ बल्कि हीमोग्लोबिन के साथ बिंडिंग कैपेसिटी जो है इसकी, ये बिंडिंग कैपेसिटी इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर हम डाल्टन लॉ के अंदर केमिस्ट्री में जान चुके हैं। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस का मिक्सचर होता है, मतलब एक मिक्सचर है गैसेस का ABCD, ठीक है, तो एक गैस का इस मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस है। ए का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, बी का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, सी का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है, और इन तीनों को जमा करके पूरा प्रेशर जो आ जाता है वो गैस का पूरा प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन लॉ है, ठीक है। तो हमारा ये एटमॉस्फेयर जो है, ये फिजा, ये हवा जो है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हम सांस लेने इनहेलेशन के दौरान इसी हवा को अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना। इसी हवा को मैंने अंदर ले लिया, तो ये हवा जो मैं अंदर ले रहा हूं, तो दिस इज इन फैक्ट द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैसेस का मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, छोटे छोटे मकदार में सारे गैसेस मौजूद हैं। तो इन सारे गैसेस के मिक्सचर में ऑक्सीजन के खुद का जो प्रेशर है वो इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। टोटल प्रेशर एयर का जो होता है सी लेवल पर वो हमको पता है 760 mmHg है, 760 mmHg केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस 760 mmHg टोटल मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? तो वो मैक्सिमम अगर हम ऑक्सीजन का ले लें तो वो आता है 100 mmHg। तो इस 100 mmHg इस मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर पर, ऑक्सीजन के इस मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर 100 mmHg, इस प्रेशर पर बेंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की जो होगी वो डिपेंड करेगी। तो इस प्रेशर पर 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन बेंड कर सकता है। अगर ये प्रेशर लो हो गया, ये पार्शियल प्रेशर जो है ये 100 mmHg नहीं है, ये लो है, तब जाके ये ऑक्सीजन जो है 20 ml, ये 100 ml ब्लड में 20 ml नहीं बेंड हो सकती, बेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तभी जाकर जो माउंटेन क्लाइंबर्स है वो अपने साथ बैग के अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, माउंटेन क्लाइंबर्स जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो अपने साथ खुद के ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों लेते हैं? उसका वजह ही ये है कि उस हाइट पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना नहीं होगा, वहाँ तो एज अ होल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। एज अ होल कम हो गया तो जाहिर बात है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो जो माउंटेन क्लाइंबर है, जो K2, जो माउंट एवरेस्ट के चोटी को चढ़ा है, वहाँ पर वो उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इतने मकदार में बिंड नहीं हो सकता जितने मकदार में उसके वजूद को ज़रूरत हो।
तो ऑक्सीजन थोड़े मकदार में बेंड होता है, इसलिए वो अपने साथ अपने सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं और उसी सिलेंडर के अंदर उन्होंने अपने ख्वाहिश के, अपने वजूद के मुताबिक 100 mmHg के प्रेशर पर ऑक्सीजन को सेट किया हुआ होता है। तो ऑक्सीजन इस पार्शियल प्रेशर पर ब्लड के साथ 100 ml, हर 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन बेंड हो सकता है। इसकी बेंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड के साथ जो मिल सकता है उस मिलाने की क़ुव्वत को हम बेंडिंग कैपेसिटी कहते हैं। वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है और पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का 100 mmHg हो तब जाके 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड के साथ मिल सकता है। ये बात हो रही है 100 mmHg पर, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml तक ऑक्सीजन ले जा सकता है, लेकिन हकीकत में कितने लेता है? हकीकत में ये 19.4 ml ब्लड, हमारा ब्लड 100 ml ब्लड, 100 ml आर्टीरियल ब्लड, ये आर्टीरियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टीरियल सिस्टम तो आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आर्टीरियल सिस्टम रगों का, ब्लड वेसल्स का वो सिस्टम है जिस वेसल्स के जरिए दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वजूद तक पहुँचता है। जब दिल कंट्रैक्ट हो जाता है, हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो वो जो ब्लड पंप करता है वजूद की तरफ, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन ब्लड वेसल्स के ज़रिए, जिन रगों के ज़रिए वजूद में तकसीम हो रहा है, उन रगों को हम कहते हैं आर्टरीज। उस सिस्टम को हम आर्टीरियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आर्टीरियल सिस्टम में भी ब्लड का प्रेशर जो ज़्यादा होता है वो आर्टीरियल सिस्टम में होता है। वेनियस सिस्टम में जो वेन्स है, जो रगें वापस खून को दिल तक लाती हैं, उन रगों में ब्लड का प्रेशर इतना होता ही नहीं है। तो आर्टीरियल सिस्टम में 100 ml ब्लड में, इनफैक्ट जो इस वक्त हमारे अंदर हो रहा है, 100 ml ब्लड आर्टीरियल सिस्टम में 19.4 ml ऑक्सीजन हर सांस में एब्जॉर्ब करती है 100 ml ब्लड और वजूद में तकसीम करती है। तो हमारे आर्टीरियल सिस्टम में इस वक्त हर 100 ml ब्लड में 19.4 ml ऑक्सीजन शामिल हो रहा है। अच्छा, अब देखो 19.4 ml शामिल हो गया, ये 19.4 ml ऑक्सीजन जो 100 ml ब्लड के साथ है, ये सारे वजूद में घूमने लगा। सारे वजूद में हर सेल से वो पूछने लगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन है नहीं है नहीं है। जिन जिन के पास ऑक्सीजन नहीं था उनको इसने ऑक्सीजन दे दिया, डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ भी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, खून के अंदर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। इसका मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक। अब इस तरह से जब 100 ml ब्लड ये 19.4 ml ऑक्सीजन को लेकर सारे वजूद का चक्कर लगा लेता है ये खून, तो ऑक्सीजन को तकसीम कर करके ये वापस से वेन्स में शामिल हो जाता है। वेन्स वो रगे हैं, वो खून की रगे हैं, वो ब्लड वेसल्स है जो जिस खून को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको वापस हार्ट की तरफ ले आते हैं, दिल की तरफ ले आते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं वीनस सिस्टम। क्या कहते हैं? वीनस सिस्टम। अब वीनस सिस्टम के अंदर 100 ml ब्लड जो होता है नॉर्मल कंडीशन में, इसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है तकरीबन 14.4 ml। 14.4 ml ऑक्सीजन इसमें भी होता है, जो ब्लड वापस से दिल की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए आ रही हो, जो दिल की तरफ आ रही हो इसलिए कि वो दिल इसको लंग्स की तरफ भेजे, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट हो जाए, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब ब्लड आर्टीरियल सिस्टम में था उसमें ऑक्सीजन कितना था? 19.4। जब टिश्यूज पर वो घूम घूम कर ऑक्सीजन उसने तकसीम किया और अब वापस आ रहा है, लौट रहा है, तो इसके साथ ऑक्सीजन है 14.4 ml। इसका मतलब टिश्यूज के अंदर इसने ऑक्सीजन तकसीम कितना किया? 19.4 माइनस 19.4 माइनस 14.4, ये आ जाएगा 5 ml। तो 5 ml, सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज के अंदर तकसीम हो जाता है। बाकी का ऑक्सीजन वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वेनस सिस्टम के थ्रू वापस दिल तक पहुंचकर, लंग्स तक पहुंचकर वापस ऑक्सीजनेट होकर 19.4 ml ऑक्सीजन लेकर वापस से दिल की तरफ और वजूद की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में हमारे टिश्यूज को सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन हर 100 ml ऑफ ब्लड से मिलता है। और अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं हो, मतलब आपने कोई एक्सरसाइज किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आप थक गए हो, तुम्हारे मसल्स को उस वक्त एनर्जी चाहिए,
ठीक है, आप दौड़ने लगे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसकी वजह से आप थक रहे हो, तो उस वक्त जो होता है वीनस सिस्टम के अंदर 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन के दौरान वीनस सिस्टम में जो खून वापस दिल की तरफ आ रहा है, उसके हर 100 ml के खून में सिर्फ 4.4 ml ऑक्सीजन होता है। अब देखो 4 ml 4.4 ml ऑक्सीजन वापस लौट रहा है। इसका मतलब 19.4 गया था, यहां पर देखो 19.4 ml गया था आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू वजूद में तकसीम होने के लिए, मसल्स में तकसीम होने के लिए, टिश्यूज में तकसीम होने के लिए, और 4.4 लौट रहा है। तो बाकी इसको अगर बाकी 4.4 लौट रहा है, ठीक है, तो खर्च कितना हुआ, वो है तकरीबन 15 ml। तो एक्सरसाइज के दौरान आपके हर 100 ml ब्लड का ये काम है कि वो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक पहुंचाए। नॉर्मली उसका मकदार 5 ml ऑक्सीजन था, हर 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को तकसीम कर रहा था। एक्सरसाइज के दौरान हर 100 ml ब्लड 15 ml ऑक्सीजन को तकसीम कर रहा है, ठीक है। तो इतना कम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा गौर के साथ, थोड़ा सा फिक्र के साथ सोचो, देखो, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर होगा? यहां तक क्लियर होगा? अच्छा, अब प्लाज्मा के अंदर जो शामिल हो रहा है 3%, वो तकरीबन है 0.3 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आर्टेरियल सिस्टम में होता है। आर्टेरियल सिस्टम वो खून जो वजूद की तरफ बढ़ रहा है, दिल से वजूद की तरफ जो खून बढ़ रहा है आर्टेरियल सिस्टम में, उसके 100 ml ब्लड के प्लाज्मा के अंदर सिर्फ 0.3 ml ऑक्सीजन शामिल हो सकता है। जब वापस लौटता है वीनस सिस्टम में तो 0.12 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है 100 ml ब्लड के अंदर। 100 मिलीमीटर खून के अंदर सिर्फ 0.12 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। वो किस सिस्टम में? वीनस सिस्टम में, उस खून के अंदर जो वजूद से वापस दिल की तरफ लौट रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का पढ़ लिया, किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वजूद के अंदर, हर एक सेल के अंदर पहुंचता है और वापस खून वापस डीऑक्सीजनेटेड होकर किस तरह से लौटता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ लेते हैं कि हर एक टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जंप मारकर खून के अंदर किस तरह से आता है और खून लंग्स की तरफ किस तरह से दौड़ता है और लंग्स वापस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में शामिल करता है, किस तरह, ठीक है। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 3 अकसाम से हो सकता है। नंबर 1 होता है बाय कार्बोनेट की शक्ल में, बाय कार्बोनेट की शक्ल में। बाय कार्बोनेट की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तकरीबन 70% होता है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वजूद से जो निकल रहा है वो बाय कार्बोनेट की शक्ल में निकल रहा है। दूसरा है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर लंग्स तक पहुंचकर हमारे लंग्स से वापस बाहर निकल लेता है। तो ऐसे भी होता है और ये तकरीबन 23% होता है। 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वजूद से एज एन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन निकलता है, ठीक है। देखो, ये 70, ये 93 हो गया। जो 7% बच गया है वो एज एन इसी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज इन प्लाज्मा में शामिल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और निकल जाता है यहाँ से। और ये होता है तकरीबन 7% बाकी रह गया। तो 7% यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्व हो सकता है ऑक्सीजन के निस्बत, ठीक है। प्लाज्मा में एज इट इज शामिल होकर 2 अपने और 2 पराये पाऊ करके निकल जाता है यहाँ से। अच्छा, तो इन 3 तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 एज बाइकार्बोनेट आयंस, नंबर 2 एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और नंबर 3 एज एन कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से, सेल से ब्लड प्लाज्मा में जब शामिल होता है तो ब्लड प्लाज्मा में वी नो दैट 90% इसके अंदर
वाटर होता है। हम पढ़ चुके हैं ना, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, 90% वाटर है, 10% इसके अंदर डिजॉल्व साल्ट्स है। 90% पानी है, 10% डिजॉल्व साल्ट है, मिनरल साल्ट है और वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो जो 90% वाटर है, पानी है, उस पानी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। ये H2 हो गया, ये CO2 और एक O ये हो गया, H2CO3 बन गया कार्बनिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ के अंदर था, जब खून उसके करीब से गुजर रहा था, इस टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, इस सेल के अंदर, यहाँ से खून गुजर रहा था, ब्लड यहाँ पर जा रहा था, इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा मौजूद था, प्लाज्मा के अंदर वाटर मौजूद था। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलकर खून में जो पानी था उसके साथ मिलकर कार्बनिक एसिड इसने बना लिया। अब ये कार्बनिक एसिड होता है अनस्टेबल, इसलिए कार्बनिक एसिड यहाँ से टूट कर बना लेता है, एक हाइड्रोजन जुदा हो जाता है, हाइड्रोजन आयन, और एक जो रह जाता है वो यहाँ पर HCO3 के शक्ल में हो जाता है। इस HCO3 को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, दोनों नाम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट बन गया। अब देखो, हाइड्रोजन भी बन रहा है और हमको पता है अर्हीनियस ने हमको समझाया था, अर्हीनियस का कंसेप्ट है कि जब भी हाइड्रोजन एक सोल्यूशन में शामिल हो जाता है तो उस सोल्यूशन का pH गिर जाता है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन ब्लड के अंदर शामिल हो रहा है तो ब्लड की एसिडिटी जो है, एसिडिटी तेजाबियत वो बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड का pH जो है वो गिरेगा। ब्लड का pH गिरेगा तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर ब्लड का कम हो गया, ब्लड एसिडिक हो गया, तो हमारा नर्वस सिस्टम खत्म, दिमाग खत्म, तो दिल, लिवर सब कुछ रुक गया, सब कुछ रुक गया तो बस बंदा मर गया। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का निज़ाम देके, जो इससे पहले अब हम पढ़ चुके थे, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल को ले जा रहा है। जब ये हीमोग्लोबिन एक टिश्यू, एक सेल तक पहुँच जाता है, तो अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या था, ये ऑक्सीजन किस लिए ले जा रहा था, ये इस ऑक्सीजन को क्यों ले जा रहा था, बॉडी बिल्डिंग तो ये कर नहीं रहा था, ये ऑक्सीजन सिर्फ इस सेल के ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इसको देने के लिए ये यहाँ पर ला रहा था। तो ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन से किस तरह निकलेगा ताकि इस सेल के अंदर शामिल हो जाए, तो इसके लिए होता है हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो ये बना लेता है प्लस हाइड्रोजन, देखो प्लस हाइड्रोजन, ये बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जुदा हो गए। जो 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जुदा हो गए वो सेल के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वापसी के दौरान, कार्बनिक एसिड की अनस्टेबिलिटी के दौरान, जो हाइड्रोजन आयन बन रहा था जिससे ये खतरा था कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, pH कम हो जाएगा, तो वो हाइड्रोजन फजूल नहीं था, वो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल जिसके साथ ऑक्सीजन है उसके काम आ रहा था। वो वहाँ पर उस हाइड्रोजन को लेकर खुद के साथ मिलाकर ऑक्सीजन को निकाल देता है। ऑक्सीजन को निकालने के लिए ये हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर रहा है। इसको हम कहते हैं बफर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, ब्लड का बफर मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ब्लड का pH ना बढ़ता है ना कम होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये खुदा का निज़ाम है। अब ये तो हो गया, ऑक्सीजन शामिल हो गया तो हाइड्रोजन भी चला गया, हाइड्रोजन चला गया वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ शामिल हो गया, तो ब्लड को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं है, इसका pH वही का वही रहेगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। अब जो बाइकार्बोनेट बच गया है, ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा देखो, ये रेड ब्लड सेल से निकलकर प्लाज्मा के अंदर शामिल हो जाएगा, ये प्लाज्मा है। बाइकार्बोनेट जब प्लाज्मा के अंदर शामिल हो रहा है तो इसी दौरान प्लाज्मा से क्लोराइड आयन इसको बैलेंस करने के लिए वापस सेल के अंदर जा रहे हैं। तो सेल के अंदर ये क्लोरीन जाकर पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बना लेता है, और ये बाइकार्बोनेट जो सेल से बाहर आकर प्लाज्मा में शामिल हो रहा है, तो प्लाज्मा के अंदर सोडियम इसका इंतजार कर रहे हैं, बस एक तेरा इंतजार है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट यहाँ पर आकर सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो सेल के अंदर पोटाशियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, बैलेंस का बैलेंस ही ब्लड रह गया। ठीक है,
ये एक्सचेंज जो होता है बाइकार्बोनेट जो बाहर प्लाज्मा की तरफ आ रहा है और प्लाज्मा से उसकी जगह इस नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर जा रहा है, तो ये होता है एक प्रोटीन के जरिए जिसको हम बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरिंग प्रोटीन कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम हमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, याद रखना अहम पॉइंट है, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज हमबर्गर फिनोमेना, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट भी इसको कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट भी इसको कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। हमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा के अंदर शामिल हो गया है, ये प्लाज्मा जब एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है, एल्वियोलाई तक, तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर को देखकर ये सोडियम यहाँ से वापस हट जाता है अपने हाइड्रोजन बाई को साथ लेकर, और इससे एक ऑक्सीजन निकालकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वही कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कम होता है और ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर शामिल होकर एल्वियोलाई के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की शक्ल में बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। पॉइंट नंबर 1, यह प्रोसेस होता है तकरीबन 70%। दूसरा जो है वो है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में भी ये होता है। ये भी डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर यह डिपेंड करते हुए हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब पार्शियल प्रेशर टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है तो और खून के अंदर कम होता है, तो टिश्यूज से निकलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। हीमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन खून के साथ साथ जब एल्वियोलाई के कैपिलरीज तक पहुंच जाता है तो एल्वियोलाई के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है और खून के अंदर ज्यादा होता है, तो इसलिए अब खून से हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वियोलाई में शामिल हो जाता है। जब एल्वियोलाई में शामिल हो जाता है तो फिर हम एक्सपायरेशन पढ़ चुके हैं कि हमारे रिब्स एक्सपायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करके, डायफ्राम को रिलैक्स करके साइज को कम कर देता है, जिस वजह से लंग्स पर प्रेशर आ जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उसके अंदर होता है वो बाहर निकल जाता है। बात पल्ले पड़ रही है? अच्छा, ये हुआ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी का जो 7% है वो एज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा के वाटर के अंदर ज्यादा है, शामिल हो सकता है। हालांकि ये तरीका बेहतर नहीं है वजूद के लिए, लेकिन 7% होता ही ऐसे है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर शामिल होकर एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है और एल्वियोलाई के थ्रू ये वापस बाहर आउटसाइड तक निकल जाता है। अब साइंस के रिसर्च के मुताबिक ये तरीका ठीक नहीं है, शायद रिसर्च करके और टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाएगी पता लग जाएगा, शायद ये भी मुफीद हो या ना हो। तो मुफीद है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जो रिसर्च हम कर चुके हैं उसके मुताबिक ये मुफीद नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसलिए बाइकार्बोनेट की शक्ल में होता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में होता है, ये बहुत कम होता है, 7% होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वजूद से बाहर वापस निकलता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इन द ब्लड, ठीक है।